अभिनंदन। अपार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 23वें एपिसोड में। अभी पिछले एपिसोड में हम आपको महान क्रांतिकारी और देशभक्त मातृभूमि के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले बाघा जतीन के संबंध में आपको जानकारियां दे रहा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले चलता हूं कहानी के इस दौर में कि उपर्युक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस तथ्य की सच्चाई स्वतः प्रमाणित हो जाती है कि जर्मनी एवं अन्य ब्रिटेन के विरोधी देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसके उपनिवेशों में सक्रिय अनेक संघर्षवादी शक्तियों को सहायता पहुंचा रहे थे ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों में तीव्रता लाई जा सके। जर्मनी से सहायता प्राप्त करने में यतीन्द्र को पर्याप्त सफलता मिली थी। गॉर्डनरिच में हुई मोटर डकैती का नेता भी यतीन्द्र था। यह डाका उसने बिहार एवं बंगाल के अपने साथी क्रांतिकारियों की सहायता से डाला। मोटर डकैती का यतीन्द्र विशेषज्ञ माना जाता था और इस कार्य में उसने अपने सहयोगियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य हत्याओं में भी यतीन्द्र एवं उसके सहयोगियों का हाथ था। यही कारण है कि यतीन्द्र एक बेहद खतरनाक क्रांतिकारी समझा जाता था। जब उनकी हत्या करने में सरकार सफल रही तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह सुख क्षणिक था, क्योंकि शहीदों का वंश वृक्ष कभी निर्बल नहीं होता, वह तो सदैव हरा भरा रहता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए मेजनी ने लिखा था कि शहीदों के शोणित से सींचे जाने पर क्रांतिकारी भावनाएं जल्दी परिपक्व होती हैं। बिहार एवं उड़ीसा में केंद्रित क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में डब्ल्यू शेली ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका शीर्षक था बिहार और उड़ीसा में क्रांतिकारी संगठन 1906 से 1916। बिहार सरकार में 1917 में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। यह सरकारी प्रतिवेदन में बिहार के पटना, दुबका, देवघर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि शहरों में होने वाले क्रांतिकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों पर काफी रोशनी डाली गई थी। इसमें जिन क्रांतिकारियों का उल्लेख किया गया है उनमें अधिकांश बंगाल से आए थे एवं अनुशीलन समिति से भी संबंधित थे। इस प्रतिवेदन के पुनरावलोकन से यह साफ पता चलता है कि दुमका में भी क्रांतिकारी सक्रिय थे। इनमें प्रमुख थे वैद्यनाथ विश्वास एवं प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का। विश्वास ने पुलिस के सामने लंबा बयान देकर स्वीकार किया था कि उसका संबंध कलकत्ता के विपिन गांगुली के दल से था। विश्वास ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रभुदयाल का संबंध कलकत्ता के आतंकवादियों से काफी गहरा था। प्रभुदयाल ने ही वैद्यनाथ विश्वास का परिचय विपिन गांगुली से कराया। वस्तुतः उपर्युक्त तथ्य विशेष के द्वारा यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल और बिहार के क्रांतिकारी परस्पर सहयोग की नीति पर चलकर उग्रवादी क्रांति की मशाल को प्रज्वलित रखने हेतु सतत प्रयत्नशील थे। बिहार के क्रांतिकारियों की गतिविधियों को यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि यहाँ एवं बंगाल के उग्रवादी क्रांतिकारियों के बीच काफी गहरा संबंध था। बिहार एवं बंगाल के क्रांतिकारियों ने मिलकर कटक के नानपुर के पास चैनपुर में एक सफल डकैती डाली थी। अस्त्र शस्त्र क्रय करने हेतु धन संग्रह के उद्देश्य से प्रेरित होकर इस डकैती में 17 क्रांतिकारी युवकों ने, जिनमें 10 क्रांतिकारी युवक बंगाल के क्रांतिकारी दलों से संबंध थे तथा 7 क्रांतिकारी बिहार से संबंध थे, भाग लिया था। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार डकैती करने के पश्चात वे लोग ट्रेन से फरार होने में सफल रहे। केवल एक क्रांतिकारी युवक देवेंद्र नाथ चौधरी खड़गपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस डाका कांड से संबद्ध क्रांतिकारियों में उड़ीसा के जयपुर थाने के गुरदासपुर निवासी लखीधर भी थे। बाद में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने पूछने पर बताया कि जब वह 1912 में कलकत्ता में पढ़ रहा था तभी वह क्रांतिकारियों के साथ संबद्ध हो गया था। पटना के बंकिम चंद्र मित्र भी उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उत्साहपूर्वक सक्रिय थे। इस डकैती में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस क्रांतिकारी युवक ने स्वीकार किया था कि वे सचिंद्रनाथ सान्याल की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से ही उग्रवादी क्रांतिकारी बने थे। सरकारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि बनारस के सान्याल के दल ने बांकीपुर में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयास किया था।
ताकि बिहार के युवकों को भी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं प्रेरित किया जाए। बिहार के कुछ भागों में क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रियता के साथ क्रियान्वित की जा रही थी। बिहार के क्रांतिकारी कार्यों का एक विवरण सुकुमार सिंह ने 25 जून 1909 को आसनसोल से प्रसिद्ध क्रांतिकारी डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त के पास लिखकर गुप्त रूप से भेजा था। सुकुमार सिंह बिहार के क्रांतिकारी उग्रवादी नेता सुधीर कुमार सिंह के अनुज थे। भूपेंद्र नाथ दत्त ने अपनी पुस्तक और प्रकाशित राजनीतिक इतिहास में इसका उल्लेख किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बंग भंग के समय बिहार में उनसे बंगाली भी बंगाल के क्रांतिकारियों की तरह सभाएं आयोजित करते थे, समितियों का निर्माण किया करते थे एवं नगर कीर्तन की भी व्यवस्था करते थे। इससे बिहारवासी बंगाली छात्र छात्राओं के दिल में देश प्रेम की भावना विकसित हुई तथा वे देश की आजादी के लिए मर मिटने हेतु तैयार हो गए। बहुत से गैर बंगाली भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। नवयुवकों में देश प्रेम की भावना पैदा करने वालों में बिहार नेशनल कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक और पटना लॉ कॉलेज के एक लेक्चरर कामाख्यानाथ मित्र का भी स्थान अगली कतार में था। बांकीपुर की अनेक सभा एवं समितियों में वे देश के लिए उत्सर्ग करने संबंधी वक्तव्य देते थे। 1911 में बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में उनका ओजस्वी भाषण हुआ था। वहां नवयुवकों से आग्रह किया गया था कि वे देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी एवं उग्रवादी साधनों को अपनाएं। इसी भाषण के दौरान उन्होंने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से भारत लौटे तो कामाख्या बाबू उनसे मिलने गए। उस वक्त स्वामी जी ने उनसे कहा था, भारत को आज जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वह है बम, अतः दासता की जंजीरों से मुक्ति पाने हेतु हमें अब हर वह काम करना है जिससे अंग्रेज आतंकित होकर भारत छोड़ने पर विवश हो जाए। इस भाषण का अत्यधिक प्रभाव उपस्थित युवा समुदाय पर पड़ा। कामाख्या बाबू के इस भाषण को पुस्तकाकार छापा गया था, जिसे पढ़कर सार्वजनिक शिक्षा के निर्देशक ने अपना मंतव्य दिया कि उनका यह वक्तव्य निश्चयतः बिहार की शांति के लिए हानिकारक है। अंग्रेज अधिकारी उनके इस वक्तव्य से क्रोधित हो उठे और कॉलेज के प्रशासकों पर दबाव डालकर कामाख्यानाथ मित्र को कॉलेज छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। कामाख्यानाथ मित्र स्वदेशी की शिक्षा दिया करते थे। स्वदेशी की शिक्षा लेने वाले अनेक छात्रों में स्वयं उनका भांजा सुधीर कुमार सिंह भी एक सुयोग्य छात्र था। सुधीर ने अपने मित्र बंकिम चंद्र मित्र के साथ सबसे पहले बिहार में क्रांतिवाद एवं उग्रवादी गतिविधियों का प्रचलन कराया था। इन दोनों ने बांकीपुर के अन्य अनेक छात्रों को सदस्य बनाया एवं गुप्त समितियों की स्थापना की। उस समय बिहार पुलिस क्रांतिकारियों को दबाने में ज्यादा सक्रिय नहीं थी। इससे सुधीर एवं बंकिम को अच्छा अवसर मिला। वे बिहार के अन्य स्थानों में जाकर युवकों का समर्थन प्राप्त करने तथा गुप्त समितियों की स्थापना करने में मशगूल हो गए। उनके प्रयत्नों से ही कालांतर में क्रांतिकारी समितियों की सदस्य संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस के मुकदमे से जो हलचल उत्पन्न हुई थी, उससे बिहारी छात्रों में उग्रवादी क्रांतिकारी विचारों के प्रचार करने में सुधीर एवं बंकिम को अधिक सहायता मिली थी। कालांतर में सुधीर एवं बंकिम चंद्र के क्रांतिकारी दल के साथ अनुशीलन समिति एवं अन्य क्रांतिकारी दलों का संपर्क स्थापित हुआ। अनुशीलन समिति के सदस्य गिरिजा बाबू, सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस आदि समय समय पर पटना आते और बिहार के क्रांतिकारियों की आर्थिक रूप से सहायता किया करते थे। इस प्रकार बिहार के क्रांतिकारियों को बंगाल के उग्रवादी संगठनों द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती थी। गिरिजा बाबू के प्रयास से बंगाल के अनेक क्रांतिकारी बंकिम चंद्र एवं सुधीर कुमार की सहायता के लिए बिहार आए। वे लोग अपना नाम परिवर्तित कर कॉलेजों में नामांकित हुए। प्रथम महायुद्ध के समय सशस्त्र विद्रोह संगठित करने के लिए जो प्रयास किया गया था, उसमें दानापुर छावनी के सैनिकों को विद्रोह में शामिल करने का दायित्व क्रांतिकारी नेता सुधीर एवं बंकिम चंद्र को ही दिया गया था। बिहार में 1903 से 1908 की क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में भूपेंद्र नाथ दत्त ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि बड़ौदा से अरविंद द्वारा लाए गए भवानी मंदिर की स्थापना का प्रयास किया गया। इस
प्रयास के समय वे वारिंद्र एवं हरिश्चंद्र घोष के साथ बिहार आए थे। बांकीपुर के बिहारी एवं बंगाली वकीलों तथा छात्रों ने उनके साथ बड़े सहानुभूतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया था। पटना के निवासी पुनीत लाल एवं उनके पुरानी सहयोगियों की अनेक बंगाली छात्रों की, आरा के वृद्ध वकील बंदोपाध्याय और उनके परिवार के लड़कों की, वकील मंगलाचरण एवं उनके वकील मित्रों की तथा कलकत्ता के हिंदू हॉस्टल में रहने वाले छपरा एवं आरा जिले के बिहारी छात्रों की सहानुभूति उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों की ओर थी। इस तरह यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही संचालित की जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध एवं रूस की अक्टूबर क्रांति 1917 के उपरांत बिहार के युवकों, श्रमिकों एवं कृषकों में राजनीतिक चेतना एवं जागरूकता विकसित होने लगी। बिहार के क्रियाशील क्रांतिकारियों ने यह अनुभव किया कि उग्रवादी एवं क्रांतिकारी गतिविधियों से जब रूस के निरंकुश जार को समाप्त किया जा सकता है, तो उन्हीं साधनों का प्रयोग कर भारत से अंग्रेजी साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता। फलतः उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों का झुकाव वामपंथी गतिविधियों की ओर हुआ। बिहार के श्रमिकों एवं कृषकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करने लगे कि वे संगठित होकर अपने शोषण का प्रतिरोध करें। परिणाम स्वरूप बिहार के श्रमिकों एवं कृषकों एवं युवकों का ध्यान उनकी ओर केंद्रित हुआ और वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। जिस समय स्वराजियों के नेतृत्व में राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के लोग जनमत के दबाव में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से कुछ अधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, सुधारवादी स्वराजी नेता ब्रिटिश प्रशासकों से सहयोग की आशा से ऐलान कर रहे थे कि भारत को पूर्ण स्वाधीनता नहीं, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और शासकों के सुर में सुर मिलाकर राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की निंदा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रशासक एवं अंग्रेज पदाधिकारी अपना पुरजोर दमनात्मक कार्यवाही बिहार के युवकों, श्रमिकों और कृषकों पर चला रहे थे। नई बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सीमित अधिकारों को भी बूटों के नीचे कुचल रहे थे। ठीक उसी समय भारत के अन्य प्रांतों के समान बिहार में भी नई क्रांतिकारी शक्तियों का उदय हो रहा था। ये शक्तियां कौन थी? ये शक्तियां थीं बिहार के संगठित सर्वहारा के विचारों की, मार्क्सवाद लेनिनवाद की, सर्वहारा की अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की, कांग्रेस के अंदर गर्म दल की और मध्यम वर्गीय नौजवानों के अपने संगठन की। ये वो शक्तियां थीं जिन्होंने पूर्ण स्वाधीनता और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध समझौताहीन संघर्ष का नारा बुलंद किया। इन शक्तियों ने ब्रिटिश शासकों की चुनौती को स्वीकार किया एवं विभिन्न मोर्चों पर दुश्मनों को करारा जवाब देने हेतु आगे बढ़ी। उनके उदय ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया और धीरे धीरे उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने में ये लोग सफल रहे। 20वीं शताब्दी का तृतीय दशक 1920 से 1929 बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व सरगर्मियों का युग था। 1921 में असहयोग आंदोलन बिना उद्देश्य पूर्ण किए हुए ही समाप्त हो गया। इस आंदोलन में बिहार के अधिकांश लोग सम्मिलित थे। इसकी असफलता से कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को व्यापक निराशा हुई, परंतु इस विफलता से बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं की कोई निराशा दिखने को नहीं मिली, क्योंकि उनकी धारणा थी कि असहयोग आंदोलन से भारत को आजादी नहीं मिल सकती। अहिंसात्मक गतिविधियों एवं सत्याग्रह के प्रति उनका असंतोष और बढ़ गया था। बारदौली के धक्के के बाद 5 वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल रहा, लेकिन रूसी क्रांति से प्रभावित बिहार के युवक, श्रमिक एवं कृषक नए उत्साह से भरे हुए थे तथा उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। राष्ट्रवादियों की गतिविधियों में चारों तरफ गतिरोध और जड़ता फैली हुई थी। उसी वर्ष लाला लाजपत राय ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक परिस्थिति आशाजनक और उत्साहप्रद कदापि नहीं थी। सिद्धांत, पार्टियां और राजनीति हर चीज टूटती बिखरती दिखाई दे रही थी।
लेकिन रूस की क्रांति से प्रेरित प्रभावित कार्यकर्ता एवं नेता वामपंथी नीतियों और क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील थे। राष्ट्रीय आंदोलन की पस्ती के इस काल में सांप्रदायिक दंगों की जहरीली हवा अन्य प्रांतों के समान बिहार में भी बहने लगी। बिहार के मुस्लिम लीग के सदस्यों ने पुनः अपने आप को कांग्रेस की नीतियों एवं क्रियाकलापों से पृथक कर लिया। इसके उत्तर में हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी, संकुचित एवं प्रतिक्रियावादी विचारों का प्रचार करने लगी। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना पर भारी कुठाराघात हुआ। सांप्रदायिकता की भावना से बिहार के स्वराज पार्टी के संबद्ध लोग भी अछूते नहीं रह पाए थे। स्वराज दल के एक गुट ने, जिसमें बिहार के कुछ राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ता भी संबद्ध थे, जिसमें मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय तथा एनसी केलकर थे, सरकार के साथ सहयोग करना प्रारंभ कर दिया था ताकि तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। इन नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल नेहरू पर हिंदू हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। बिहार के मुस्लिम संप्रदायवादी भी इसी तरह सक्रिय हो गए थे। गांधी जी एवं उनके निकटतम सहयोगी, जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, इस सांप्रदायिक वातावरण से बेहद क्षुब्ध थे। इसके विरोध में सितंबर 1924 में उन्होंने 21 दिनों का उपवास किया, लेकिन इन प्रयासों का कोई भी प्रभावकारी परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त स्थिति के प्रभाव से बिहार के प्रायः सभी क्षेत्रों में घोर निराशा का वातावरण छाया हुआ था। इसके बावजूद बिहार की राजनीति में कुछ अन्य प्रगतिशील प्रवृत्तियां धीरे धीरे जमने लगी थीं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसी युग में बिहार के कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में वामपंथ का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। इस प्रवृत्ति के अग्रदूत जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस थे। इन दोनों तरुण नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनको एक नए आधार पर रखना होगा, और यह आधार होगा देश का कृषक श्रमिक वर्ग, जिसका साम्राज्यवाद से समझौता करने में कोई लाभ नहीं था। यह आधार समाजवाद के नए सिद्धांत पर ही कायम किया जा सकता था। अतः वे दोनों नेता घूम घूम कर समाजवाद के सिद्धांतों का प्रचार करने लगे तथा इनके समर्थक बिहार में क्रियाशील नेता एवं कार्यकर्ता भी इसी कार्य में संलग्न हो गए। उन्होंने अपने युवा देशवासियों को प्रशिक्षित किया कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद से खुला मुकाबला करके ही देश को आजाद किया जा सकता था। बिहार के छात्रों एवं युवाओं में नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के विचारों का बड़े उत्साह के साथ स्वागत होने लगा था। भारत के अन्य प्रांतों के समान बिहार का उग्रवादी युवा वर्ग अब सक्रिय हो उठा। बिहार के विभिन्न भागों में युवा संघ एवं छात्र संघ या संगठन स्थापित किए जाने लगे। बंगाल के छात्रों का पहला सम्मेलन 1928 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। इस सम्मेलन में बिहार के असंख्य युवा क्रांतिकारी भी सम्मिलित हुए थे। उसी वर्ष अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। इन सम्मेलनों और सभाओं में समाजवादी विचारधारा के लोगों की ही प्रमुखता रहती थी। बिहार के युवा, जिनकी अभिरुचि समाजवाद की ओर थी, इसमें भाग लिया करते थे। इसी अवधि में बिहार के श्रमिक एवं कृषक वर्ग के उग्रवादी विचारधारा को मानने वाले पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़े। अभी तक साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और उसके नेतृत्व में बिहार के श्रमिक कृषकों में अभूतपूर्व जागृति आ रही थी। इन सभी बातों को लेकर प्रांतीय सरकार एवं जिला प्रशासन बहुत चिंतित था और इसी कारण उसने 1924 में कई कम्युनिस्ट नेताओं को कैद करके जेल में डाल दिया। फिर भी कृषक एवं श्रमिक अपने अपने मोर्चे पर सक्रिय ही रहे। उत्तर प्रदेश के कृषकों के समान बिहार के कृषक भी बिहार के अनेक क्षेत्रों में किसान सभा के नेतृत्व में अपना आंदोलन निरंतर जारी रख रहे थे। इसी तरफ का आंदोलन 1928 में बारदौली के कृषकों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया था, जिसका व्यापक प्रभाव बिहार के कृषकों एवं कृषि श्रमिकों पर भी पड़ा था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने श्रमिकों का नेतृत्व संभाला था, जिसके कार्यकर्ता बिहार के विभिन्न भागों में कार्यरत श्रमिकों को आंदोलन के लिए प्रेरित एवं प्रभावित कर रहे थे।
1928 के उपरांत अन्य प्रांतों के समान बिहार के श्रमिक भी हड़तालें करने लगे। जमशेदपुर के टाटा फैक्ट्री के श्रमिकों ने भी जबरदस्त हड़ताल की, जिसमें वामपंथी दलों का पूर्ण सहयोग एवं योगदान रहा था। आज के